नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है मृणाल पटेल और आज हम देखेंगे 25 मार्च गुरुवार के इंडियन एक्सप्रेस में मुझे एग्जाम के लिए काम की चीज़ें क्या लगी। सबसे पहले पॉलिटी के समाचार। अभी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जस्टिस S.A. बोबड़े। उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, तो उनके बाद नेक्स्ट CJI कौन होगा? जस्टिस N.V. रमन्ना, जो भारत के 48th CJI होंगे और उनका कार्यकाल अगस्त 2022 तक 16 महीनों के लिए कुछ है। तो पर्सन इन न्यूज़। हालांकि यूपीएससी की सिविल सर्विस एग्ज़ाम में तो कम ही पूछते हैं ऐसा कि कौन है CJI, कौन है CAG, लेकिन बाकी सब परीक्षाओं के लिए तैयार करें। पॉलिटी में दूसरे समाचार है कोअर्सिव फेडरलिज्म। कोअर्सिव मतलब बल का प्रयोग करना, दाग धमकी देना, दादागिरी करना। ऐसे आरोप केंद्र सरकार पर विपक्ष लगा रहा है। इसके 3 कारण हैं। एक कारण वो NCT ऑफ दिल्ली, वहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर को बहुत ज़्यादा पावर दे दिया जाए और राज्य सरकार ने हर एक चीज़ उनको पूछ पूछ के करनी होगी वगैरह। दूसरा कारण आप जानते हैं, एक होता है टैक्स। टैक्स में जो रकम मिलती है केंद्र सरकार को, उसमें से उन्होंने कुछ हिस्सा राज्य सरकारों के साथ शेयर करना होता है एज पर द रिकमेंडेशंस ऑफ द फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग। लेकिन अगर केंद्र सरकार टैक्स के ऊपर एडिशनली सरचार्ज यानी अधिभार, सेस यानी उपकर मांगे, तो वो वाली रकम केंद्र सरकार अपने पास ही रख सकती है। राज्यों के साथ उन्होंने फाइनेंस कमीशन की फॉर्मूला के हिसाब से शेयर नहीं करना होता। तो धीरे धीरे सरकार ये सेस सरचार्ज का पोर्शन इतना बढ़ा रही है और सारा पैसा अपने पास कॉर्नर करती है। राज्यों को पैसा उतना कम मिलेगा फाइनेंस कमीशन के फॉर्मूला के हिसाब से, और फिर वही सब पैसा केंद्र सरकार राज्यों को कंडीशनल लोन, शर्ती स्वरूप में कि आप ये करेंगे तो आपको ये लोन मिलेगा, या फिर अलग अलग योजनाएं जहाँ पर ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसमें दिया जाए। लेकिन उसमें भी कि राज्यों ने आजकल प्रपोर्शनेटली ज़्यादा पैसा उसमें कंट्रीब्यूट करना पड़ता है कंपेयर टू प्रीवियस रिजीम्स। फिर ये नीट एग्ज़ाम ला दी गई है वगैरह करके मुद्दे चल रहे हैं। तो एक तरफ हो सकता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकार से चले। फिर हो सकता है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, कि जहाँ पर अलग अलग राज्य और केंद्र आपस में स्पर्धा करे और बेहतर स्कीम, बेहतर इंडस्ट्रियल पॉलिसी वगैरह लाने की कोशिश करे। फिर हो सकता है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, जो कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था कैसे केरला राज्य की पुलिस ने केंद्र सरकार के एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिसर्स के सामने FIR डाल दी। और ये कोअर्सिव फेडरलिज्म, जब केंद्र सरकार वाले नीचे राज्यों पर दादागिरी करें। तो ये सब फेडरलिज्म के अलग अलग मुद्दे मेंस पेपर 2 में सोचने के लिए। फिर एक शब्द है पंडारम लैंड। तो पंडारम जमीन क्या होगी? वैसे तो लगता है कोई धार्मिक स्थान के साथ होना चाहिए। असल में लक्षद्वीप, जो असल में एक टापू नहीं, उसमें अलग अलग 36 टापू हैं। तो ऐसे जो भी टापू है उसका जो केंद्रीय इलाका होता है, सेंट्रल पोर्शन, तो स्वाभाविक है रहने के लिए और ये कोकोनट प्लांटेशन के लिए वही ज़्यादा सेफ माना जाता है, क्योंकि तटवर्ती इलाकों पर तो सुनामी और समंदर की लहरें परेशान करेंगी। तो ऐसा ये जो पंडारम लैंड मतलब केंद्रीय हिस्सा, ये सब 36 लक्षद्वीप आइलैंड्स का, ब्रिटिशर ने वो सब उनकी स्थानिक आबादी से कब्जे में कर लिया था और आज़ादी के बाद भी वो गवर्नमेंट के पास ही उनकी ओनरशिप है। अभी लोकल पीपल बोल रहे हैं कि हमको वो सारे लैंड टाइटल्स मतलब ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स आप दीजिए वगैरह। डिमांड एंड कंट्रोवर्सी। पॉलिटी, सेक्युलरिज्म, इनटॉलरेंस के नाम पे कुछ नए समाचार की केरला की क्रिश्चियन नन्स उत्तर प्रदेश रेलवे में जा रही थी, कुछ लोगों ने बदतमीजी की, ट्रेन से उतारा गया, वीडियो वायरल हुआ। होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा हम एक्शन लेंगे वगैरह। खैर अभी भविष्य में इसके सब अलग अलग कॉलम शुरू हो जाएंगे, तो उसमें से फिर हम मुद्दे देखेंगे। फिर इकोनॉमी में समाचार चल रहे हैं कि इंडिया यूरोपियन यूनियन का फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौता, कभी से चर्चा में चल ही रहा था। हो सकता है थोड़े समय में अब वो कंक्लूड होगा, उसे साइन किया जाएगा। तो भारत की डेयरी इंडस्ट्री वापस चिंता में है कि वहाँ से सस्ते इंपोर्ट आएंगे और हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। और इसी के चलते पहले भी याद करो, हमने ये रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप यानी RCEP अग्रीमेंट भी साइन करने से मना किया था, क्योंकि ये चिंता थी कि न्यूजीलैंड के डेयरी प्रोडक्ट से हमारे स्थानिक उद्योग बर्बाद हो जाएंगे। उस वक्त भी काउंटर आर्ग्यूमेंट चले थे, वही यहाँ पर भी चलेंगे कि अल्टीमेटली वी विल हैव टू ओपन अप, कंपटीशन आएगा तो उस बहाने और ज़्यादा बेहतर प्रोडक्ट्स मिले और लोकल इंडस्ट्री पर प्रेशर बने कि वो अपने गुड्स, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करे वगैरह। खैर अभी ये और इसके भी कॉलम चलेंगे, आप सोच सकते हैं, तब देखेंगे। फिर प्रोविडेंट फंड वाली वो समाचार, वो आज भी एक्सप्लेन सीरीज बना के दी है। कुल मिलाकर मुद्दा ये है कि जो भी वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, मैनेजर हैं, अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा वो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में डालते हो, उस पर करीब उसको 8% ब्याज मिलता है। तो वो जो ब्याज की रकम आप कमाते हैं उस पर इनकम टैक्स यानी आयकर लगेगा कि नहीं, वो डिपेंड करता है कि आप प्रिंसिपल मूलधन के रूप में कितना पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं।
पहले अगर ये था कि 2.5 लाख तक पूरे साल में कंट्रीब्यूट करते तो उस पर जो ब्याज कमा रहे हैं उस पर इनकम टैक्स नहीं लगता था। सरकार ने वो सीमा को डबल कर दिया कि 5 लाख रुपए भी हर साल आप कंट्रीब्यूट करोगे और उस पर जितना ब्याज चढ़ेगा उस ब्याज की आपकी आमदनी पर हम लोग इनकम टैक्स यानी आयकर नहीं लगाएंगे। तो इससे क्या फ़ायदा होगा? ये जो अपर मिडिल क्लास, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, ऐसे जो बड़े बड़े टॉप एग्जीक्यूटिव मैनेजर वगैरह, वो भी ढेर सारा पैसा यहाँ पर कंट्रीब्यूट करें और उन पर जो ब्याज कमाई इनकम टैक्स नहीं लगे तो वो भी मौज में आ जाए और इनकम टैक्स की जितनी रकम बची है उससे मैं नया आईफोन या कोई फ़ोन ख़रीद लूँगा और फिर इकोनॉमी रिवाइव हो जाएगी वगैरह वगैरह। और वही आईफोन के भारत के अंदर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पर सरकार वो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लेकर आई है, तो वो फ़ोन का भी भारत में उत्पादन हो तो लोगों को और रोज़गार मिले एंड सो फॉर्थ। इकोनॉमी के बाद पेज 1 पर साइंस के समाचार में डबल म्यूटेंट वेरिएंट, ये क्या है? कोरोना वायरस का म्यूटेशन कब होता है? एक वायरस में से दूसरा वायरस, वो जो रेप्लिकेशन प्रोसेस चलती है जिसका सारा इंस्ट्रक्शन मैनुअल उसके आरएनए कोड में लिखा होगा, लेकिन कुछ बार वो आरएनए में कुछ गलती हो जाती है तो वो वायरस जब अपने को कॉपी करता है, रेप्लिकेट करता है, तो उसका स्ट्रक्चर थोड़ा बदल जाता है जिसे हम कहते हैं म्यूटेशन। अब ये म्यूटेशन होना वो प्राकृतिक प्रक्रिया, इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर एक म्यूटेटेड वायरस पहले वाले ओरिजिनल वायरस से ज़्यादा खतरनाक ही हो, लेकिन कुछ बार खतरनाक हो जाते हैं, जैसे वो यूके वेरिएंट, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट वगैरह में पाया गया। अभी भारत में समाचार यह है कि डबल म्यूटेशन हो गया है। डबल म्यूटेशन का मतलब क्या? कोई एक वायरस है और उसमें से जो नया वायरस रेप्लिकेट हुआ उसकी जो भी सरफेस यानी सतह होगी उसमें 2 अलग अलग जगह पर उसका जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर होना चाहिए उसकी जगह कुछ और ही नया शेप बन गया है। खैर अभी उसका और रिसर्च वगैरह होगा और फिर हम देखेंगे क्या है। अभी इसमें सब कैटेगरी, वायरस ऑफ इंटरेस्ट, वायरस वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन, वेरिएंट दिस दैट, वो सब एक हद से ज़्यादा मित्रों एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर में घुसने का फ़ायदा नहीं, आगे बढ़ो। अच्छा, कोरोना इंसानों को हो सकता है तो जानवरों को हो सकता है कि नहीं? जवाब है हाँ, पालतू कुत्ते और बिल्ली दोनों को हो सकता है। ऐसे केस ब्रिटेन और अमेरिका में पाए गए। उनमें ये कोरोना वायरस के चलते मायोकार्डाइटिस होता है, मतलब उनके जो हृदय की मांसपेशियां है उस पर ज़्यादा सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द हार्ट मसल, तो उनका जो हृदय है वो ज़्यादा खून पंप नहीं कर पाता और फिर वो बीमार हो जाता है और मर भी सकता है। मरने मारने की बात की है तो थेलियम, ये एक प्रकार का जहर है जो इराक के भूतपूर्व तानाशाह सद्दाम हुसैन अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को मारने में इस्तेमाल करते थे। पता चला दिल्ली का एक बिजनेसमैन इंटरनेट पे ये सब सर्च किया और उसे पता चला और फिर उसने वही थेलियम कहीं से एक्वायर किया और अपनी वाइफ को मारने के लिए इस्तेमाल। हाँ, तो इसमें क्या सबक मिलता है? सबक मिलता है एथिक्स एंड साइंस टेक्नोलॉजी का, कि इंटरनेट पर आप चाहे तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें भी पढ़ सकते हैं या चाहे तो आप ऐसा सब गलत चलत भी निकाल सकते हैं कि कौन सा मैं केमिकल यूज़ करूँ मारने के लिए और पुलिस मुझे पकड़े नहीं। सो अल्टीमेटली द यूज़ ऑफ इंटरनेट इट डिपेंड्स ऑन कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन। फिर वैक्सीन इंपीरियलिज्म, कल भी हमने देखा था कि कैसे ये अमेरिका यूरोप की कंपनियां अपने पेटेंट्स गरीब देश की कंपनियों के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं कोरोना डेवलपमेंट में। अभी आज और एक मुद्दा आता है कि यूरोपियन यूनियन ने अपने वैक्सीन एक्सपोर्ट के नियमों में सुधार किया है कि सबसे पहले हम अपनी लोकल पॉपुलेशन को वैक्सीन देंगे और अगर हम वैक्सीन एक्सपोर्ट भी करेंगे तो ऐसे देशों को कम ही करेंगे जो खुद अपना वैक्सीन दूसरों को एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जैसे ब्रिटेन, नेदरलैंड, बेल्जियम। तो वापस से यहाँ सब दीवारें खड़ी की जा रही हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। पेज 2 में कुछ काम का नहीं, पेज 3 भी कुछ काम का नहीं, पेज 4 ये अहमदाबाद एडिशन में गुजरात स्टेट स्पेसिफिक समाचार, तो कुछ केस स्टडी बनाते हैं। पहला, पता चला गुजरात के 22 डिस्ट्रिक्ट में सरकारी अस्पतालों में सीटी स्कैनर मशीन है ही नहीं और अचानक से उसकी डिमांड बढ़ गई है क्योंकि कोरोना में कुछ पेशेंट बहुत ज़्यादा सीरियस हो तो उनका कितना इन्फेक्शन बढ़ चुका है वो सब चेक करने के लिए सीटी स्कैन की आवश्यकता होती है। तो क्या कर सकते हैं? चुटकी बजा के खरीद ले सरकारी हॉस्पिटल में नया सीटी स्कैनर। भाई एक एक मशीन 30-30 करोड़ का आता है और सिर्फ पैसा देना काफ़ी नहीं है, उसके अलावा उसका स्पेशल रेडियोलॉजी स्पेशलिस्ट आपको उसने भी नौकरी पे रखना होगा जो इसे चला सके, रख रखाव कर सके, तो उसकी एडिशनल सैलरी बर्डन हर महीने आपने देनी होगी। लेकिन राज्य सरकार के पास इतना पैसा नहीं, कोरोना के चलते ये सब टैक्स जीएसटी में कम आ रहा है पैसा। तो केस स्टडी का प्रश्न ये है कि हेल्थ सेक्रेटरी यानी आईएएस ऑफिसर के रूप में आप क्या करेंगे? हाँ, तो क्या करेंगे? सरकार के पास पैसा नहीं और हमें कोई पर्टिकुलर मशीन या फैसिलिटी चाहिए तो क्या कर सकते हैं? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ऐसी कोई प्रोसेस बनवाई जाए कि ये जो भी गरीब पेशेंट है
सरकारी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, लेकिन उसका सीटी स्कैन करना हो तो टेम्पररीली वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके करवा लिया जाए, और उसका जो भी एडिशनल खर्चा आए तो वो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हेल्थ इंश्योरेंस है, उसमें कुछ नए रिफॉर्म्स के लिए आप ऊपर केंद्र सरकार में रिक्वेस्ट करें ताकि वो पैसा उधर से कट के इनको मिल जाए। साथ ही साथ कोरोना में ऐसे सब मशीन की डिमांड बढ़ेगी तो मान लीजिए जो टेस्ट 500 रुपये में होता होगा, ये लोग बोलेंगे 2000 5000 चाहिए, तो उस पर कुछ फीस की रिस्ट्रिक्शन डालनी चाहिए। उस हिसाब से वो असेंशियल कमोडिटी एक्ट या डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट या फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग के लिए वो NPPA नाम की संस्था को आप लेटर लिखेंगे। साथ ही साथ अलग अलग कंपनियों ने अपने पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का 2% हिस्सा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे खर्च करना होता है, तो उनको भी आप लेटर लिखेंगे कि थोड़ा दे दीजिए और हमें कुछ मशीन खरीदने में सुविधा हो। उसी तरह नेशनल इंटरनेशनल डोनर ऑर्गेनाइजेशन को आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये मशीन 30 करोड़ का आता है, तो भारत में ही क्यों इसे हम सस्ते में नहीं बना सकते। इसके लिए आप केंद्र सरकार में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, CSIR, ICMR ये सब संस्थाओं को भी कुछ रिक्वेस्ट करें कि और रिसर्च मैन्युफैक्चरिंग ऑफ चीपर CT स्कैन मशीन्स इन इंडिया। तो लिखने बोलने के लिए तो भाई कितने सारे मुद्दे आ गए, लेकिन कई बार मैं देखता हूँ मॉक इंटरव्यू में ऐसा कुछ पूछा जाए तो वो एकदम ब्लैंक हो जाता है कैंडिडेट कि पैसे नहीं आप क्या करेंगे, तो वो बस मैं लिखूंगा कि पैसे भेजिए। अरे भाई तो वही तो प्रॉब्लम है, पैसे नहीं है तो मतलब कि ऑफिसर लाइक क्वालिटी क्या है, टेकिंग द इनिशिएटिव्स फॉरवर्ड। वरना हर चीज़ में पैसा नहीं है तो मैं लेटर लिखूंगा पैसा दीजिए, तो भाई आपकी जगह IAS ऑफिसर क्यों बनाना है, कंप्यूटर मशीन ही डाल देते हैं वहाँ पर कि हर एक डिसीजन में वो आगे लेटर फॉरवर्ड करता रहे। उसके बाद दूसरी केस स्टडी, ये गुजरात राज्य सरकार ने विधानसभा में कहा कि जैसे कोटा में कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं ऐसे 4 इंस्टीट्यूट हम गुजरात के 4 अलग अलग सिटी में बनाएंगे। ऐसी कुछ योजना उत्तर प्रदेश में भी आई है, वो याद करो, अभ्युदय योजना, सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कुछ फ्री कोचिंग देने की बात। हालांकि हम पाते हैं ज़्यादातर ऐसी योजनाएं कुछ रिजल्ट दे नहीं पाती, क्योंकि जो टॉप मोस्ट कोचिंग फैकल्टी होंगे वो ऐसे सरकारी इंस्टीट्यूट में आएंगे नहीं, इधर 500 रुपये पर आवर का रेट चलता हो और वो अपने इंस्टीट्यूट में 5000 चार्ज करता हो, और गवर्नमेंट उनको इतना पैसा दे भी नहीं सकती क्योंकि अगेन फंडिंग कंस्ट्रेन है। दूसरी प्रॉब्लम, क्योंकि अच्छे टीचर होते नहीं ऐसे गवर्नमेंट रन कोचिंग इंस्टीट्यूट में, तो जो स्टूडेंट होते हैं उनकी अटेंडेंस भी कम रहती है क्लासरूम में, वो ज़्यादातर लाइब्रेरी, स्टडी रूम और हॉस्टल हम बस बैठे रहें ऐसा बन जाता है। और फिर ऐसे हॉस्टल में अनसेवरी एलिमेंट्स, मतलब शरारती बदमाश तत्व, शराब, ड्रग्स और वगैरह वही चलता रहे, तो जो असल में सिंसियर हैं वो तो रहेंगे नहीं, वो पैसा खर्च करके खुद कहीं कोटा या दिल्ली चले जाएंगे। तो अब आप यहाँ पर सोचिए, अच्छा तो इधर भी वो जो CT स्कैन मशीन वाला है ऐसा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करते हैं ना कि गरीब बच्चों को प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिया जाए और सरकार उसके लिए प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट को पैसा दे दे। ऐसी भी कुछ योजनाएँ हम पाते हैं साउथ इंडिया के स्टेट्स में चलती है, लेकिन प्रॉब्लम ये रहती है कि उसमें भी देर आर सर्टन फी रिस्ट्रिक्शंस कि राज्य सरकार कहेगी हम पर स्टूडेंट 10,000 या 15,000 या 30,000 से ज़्यादा नहीं देंगे, और सामने वो सब कोचिंग वाले, आजकल आप जानते हैं सबको लाख रुपए से कम में काम ही नहीं करना है, तो वो ऐसे गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे लेकिन उनकी बैच अलग कर देंगे, और जो 6 महीने में पढ़ाना है तो 2 महीने हवा हवा में अपने जूनियर टीचर के द्वारा पढ़ा देंगे, सीनियर मेन फैकल्टी तो आएगा भी नहीं। सो दीज आर ऑल द प्रॉब्लम्स, आपको भी देखा सुना जानते ही हैं। तो मेरा प्रश्न ये है, एज एजुकेशन सेक्रेटरी IAS ऑफिसर, व्हाट विल यू डू फॉर द प्रॉपर डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम। सोचिए एथिक्स पेपर 4 और इंटरव्यू के लिए, इसमें सभी सवाल के जवाब सही हो सकते हैं सिवाय एक के कि मैं गुलाब का फूल देंगे और वो कोचिंग माफिया का हृदय परिवर्तन हो जाएगा। एथिक्स, पब्लिक कम्युनिकेशन, एटीट्यूड टूवर्ड्स वीमेन, लीडरशिप क्वालिटीज़, ये सब में हम देखें कि जैसा वो बिग बॉस और MTV रोडीज़ का कल्चर है ऐसा ही पॉलिटिक्स में आ रहा है। कर्नाटक के हेल्थ मिनिस्टर ने ये कहा कि ये जो उनके एक मिनिस्टर की सेक्स सीडी बनी है तो सभी MLA का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि उनमें से कितने लोग अपनी पत्नियों के प्रति वफादार हैं और कितनों के अनैतिक संबंध शादी के बाहर हैं। और कर्नाटक के सभी भूतपूर्व मुख्यमंत्री बहुत हरिश्चंद्र बनते हैं तो उनका भी इन्वेस्टिगेशन हो, पूरी दुनिया देखे, सब पता चल जाएगा, मैं सबको ओपन चैलेंज ठोकता हूँ। तो कर्नाटक असेंबली में काफ़ी धमाल हुई। और दूसरा ही ऐसा आपत्तिजनक बयान, वेस्ट बंगाल में BJP प्रेसिडेंट ने कहा कि ये चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हर रैली में ऐसा बोलती है कि मेरे विरोधियों ने मुझ पर अटैक करवाया और मेरा ये पैर टूट गया, और फिर वो अपना प्लास्टर वाला वो पैर दिखाते रहती हैं। तो वो साड़ी क्यों पहनती है, उन्होंने बरमूडा शॉर्ट्स पहनने चाहिए ताकि वो सब जगह पर ये अपने पैर दिखाकर जो सिंपैथी हासिल करने वगैरह वगैरह। खैर स्पेसिफिक हमने ये चीज़ें लिखनी नहीं है, हमने समझना ये है कि पॉलिटिकल लीडर्स की जो भाषा होनी चाहिए उसका स्तर गिर रहा है। सोचने का विषय ये भी है
कि जैसे कहा जाता है पुलिस समाज का प्रतिबिंब है, तो अगर समाज खराब होगा तो वहाँ पर पुलिस भी भ्रष्ट होगी। तो क्या उसी तरह पॉलिटिशियंस आर ऑल्सो द रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जब सोसाइटी खुद MTV रोडीज और बिग बॉस देख के उनका खुद का ही ऐसा बोलने का तरीका है, देन व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम पॉलिटिशियंस। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। पेज 4 पे स्टेट स्पेसिफिक समाचार में कल्पसर प्रोजेक्ट, गुजरात में ये गल्फ ऑफ खंबात या कैम्बे, वहाँ पर कई सालों से सरकार सोच रही है कि एक 30 किलोमीटर का डैम बनाया जाए ताकि नदियों का पानी जो ये गल्फ ऑफ खंबात में आता है उसको रोक के उतना बड़ा सा मीठे पानी का ऐसा एक तालाब या सरोवर बना दिया जाए। ऑफकोर्स उसके सब इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल कंसिडरेशन वगैरह। आगे बढ़ते हैं। पेज 5 एडवर्टाइजमेंट काम के नहीं। पेज 6 राशि भविष्य काम का नहीं। पेज 7 पे भी एडवर्टाइजमेंट। वैसे बहुत सारे जॉब रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट हैं जो मैंने आपको शुरुआत में ही दे दिए। पेज 8 कॉलम में आज कुछ काम का नहीं। एक तो वो बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस बिल में क्या चिंता का विषय, तो वो तो हमने कल ही चिंता कर ली थी। उसी तरह केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, उसका चिंता का विषय तो वो भी हम कर चुके हैं। वो टाइगर रिजर्व से जाने वाला है, तो एनवायरनमेंट वाली चीज़। और दूसरा ये केन नदी में पूरे साल इतना पानी होता ही नहीं कि उसमें से आप बेतवा नदी को पूरी साल पानी दे सके, और उसके सब चिंता के विषय। तीसरा, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी शी जिनपिंग की भक्ति में लीन है, हमारे लिए काम का नहीं। बड़े कॉलम में ये नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली और वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर के पावर बढ़ाए जाएंगे, वो तो मुद्दा क्या था और उस पर क्या चिंता हमने कर ली थी। मित्रों, व्हाट इज़ द मैक्सिमम यूटिलिटी, 250 वर्ड्स। तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत ये फेडरलिज्म और ये पॉलिटी और ये पहले था, अब ये है, बात ख़त्म करो इसे। इतना घुस घुस के कि ये तारीख को ये हुआ था और फला डिम का, ये आप पाएंगे दोनों ही जगह, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में। पूरा भारत एक तरफ और दिल्ली में क्या हुआ वो दूसरी तरफ। डिसप्रपोर्शनेट अमाउंट ऑफ अटेंशन विल बी गिवन। इसके भी कॉलम चलते रहेंगे। तो हमेशा याद रखना है मैक्सिमम यूटिलिटी क्या है। आगे बढ़ते हैं। तो अमेरिका में इकोनॉमिक रिकवरी की कॉलम, लेकिन कुछ नया जानने को नहीं। फिर पेज 9 कॉलम में प्रभात पटनायक की सरकार ये जो प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण कर रही है, सब सरकारी कंपनियों को या बेच देंगे या उनके जो भी ज़मीन और टावर है वो बेच देंगे, तो वो गलत क्यों है। अभी इन्होंने जो आर्ग्यूमेंट दिए हैं वो क्या इतने लंबे लंबे, ये सेविंग पर ऐसा, ये इन्वेस्टमेंट पर ऐसा असर, इसमें भी मतलब हमने 250 वर्ड्स में लिखने बैठना हो तो ये इसके 2 आर्ग्यूमेंट लिखने बैठो तो उसी में अपना पूरा जवाब खत्म हो जाए, तो बाकी सारे अच्छे अच्छे मुद्दे रह जाए। तो तैयार कैसे मुद्दे करने चाहिए जो यू कैन फिनिश इट विद इन 2-3 बुलेट पॉइंट्स। ज़्यादा लंबा बैठ के बहुत ज़्यादा एकेडमिक टाइप की नॉलेज में हासिल कर लूँ, वो उपयोगी नहीं है, क्योंकि वो ऐसी चीज़ है कि वो प्रश्न नहीं आएगा तो क्या, वो सारा अपना जो है वो टाइम और एनर्जी वेस्ट हो जाएगा। ये ऐसी बात है, मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए हैं और वो सारे के सारे 1 लाख रुपए आप एक कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कर दो, तो या तो बहुत बढ़ भी सकता है या फिर कि वो बढ़े नहीं तो वो उधर अटक जाएगा। बेटर कि अगर आप 5 अलग अलग कंपनियों में 20-20 हज़ार करो तो उसमें से कुछ बढ़ेंगे कुछ गिर जाएंगे, बट ओवरऑल यू मे फाइंड सम प्रॉफिट। इसलिए बहुत ज़्यादा एक जगह पर इन्वेस्ट नहीं कर देना चाहिए अपना टाइम। फिर पेज 9 पर दूसरा कॉलम है बांग्लादेश में कैसे महिला सशक्तिकरण, और उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर जोर दिया था और वहाँ पर घी दूध की नदियाँ बह रही हैं। भाई ये उनका GDP ग्रोथ और पर कैपिटा इनकम एक साल कुछ ज़्यादा दिख रही है, अभी अगले साल वापस भारत आगे ही आने वाला है। ये पूरा मुद्दा क्या है हम देखेंगे इन पिलर 4 ऑफ द विन 21 सीरीज़। इधर नया जानने को कुछ नहीं। तीसरी कॉलम में वो कुरान के कुछ पंक्तियों को हटा दिया जाए ऐसा सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन के बारे में, वो जजमेंट आने दो तब देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। पेज 10 में कुछ काम का नहीं। पेज 11-12 में एक तो ये अलग अलग पॉलिटिशियंस की डिस्टेस्टफुल कमेंट्स, MTV रोडीज कल्चर, वो हमने देख लिया। दूसरा गोवा का बजट, उससे हमें ये पता चलता है गोवा में फैनी एक प्रकार की शराब है जो काजू के फल, पाम, कोकोनट ये सब से बनाई जाती है। तो क्या कि ये फैनी को हम गोवा का हेरिटेज स्पिरिट डिक्लेयर करेंगे, विरासत पूर्ण मदिरा। मतलब स्टेट का एनिमल, स्टेट का बर्ड, स्टेट का ट्री, ये सब समझ में आता है। अब कौन सा देशी दारू आपके राज्य का विरासत है वो भी है। खैर, दूसरा जियोग्राफिकल इंडिकेशन, GI टैग, जैसे वो दार्जिलिंग चाय को दिया गया तो मतलब आप किसी और राज्य में उसे उगाएंगे तो आप वो वाला लेबल यूज़ नहीं कर सकते वरना आपको सजा हो। तो इस तरह से हम कोकोनट फैनी और बेबिन का केक, इसको GI टैग मिले उसकी कोशिश करेंगे। तो कुछ एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए टर्म्स एंड जनरल नॉलेज टाइप की चीज़ों में याद रखें। पेज 13 पॉलिटिक्स में जानना था वो हमने आगे जान लिया। पेज 14 में कुछ काम का नहीं। पेज 15 एक्सप्लेन सीरीज़ भी हमने पढ़ ली। पेज 16
इंटरनेशनल समाचार में काम की चीज़ें हमने देख ली। अभी यहाँ पर भी शराब के बारे में कुछ है कि कोई एक शराब की बोतल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजी गई थी और वहाँ उसे कुछ महीनों तक रखा गया, फिर उसे वापस लाया। तो उस पर क्या असर हुआ स्पेस का, उसका सब रिसर्च चल रहा है। भाई इतना सब कुछ काम का नहीं, आगे बढ़ो। पेज 17, इकोनॉमी में कुछ काम का नहीं। कुछ दिनों पहले याद करो हमने पढ़ा था SPAC कंपनी, मतलब ऐसी एक शेल कंपनी बनाई जाए जो IPO के द्वारा पैसा लेकर आए और फिर वो नीचे कोई और कंपनियों को खरीदे। तो वो तो हमने पहले ही पढ़ लिया था। ये तो मतलब मुझे लगता है वापस से पूरा का पूरा ही उन्होंने कट पेस्ट वही चीज़ एक्सप्लेन सीरीज़ की है, वर्ड टू वर्ड। मतलब उनको आज किसी ने एडवर्टाइजमेंट नहीं दिया होगा और जगह बाकी होगी। कंपटीशन और कमीशन ऑफ इंडिया व्हाट्सएप पे स्टडी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। हाँ तो करने दो, फाइनल रिजल्ट आए तो देखेंगे। क्रूड ऑयल के प्राइस में थोड़ी कटौती, बॉल बाय बॉल कमेटी काम की नहीं। सेबी ने राणा कपूर की संपत्तियों को जब्त करने का ऑर्डर दिया। ये इंडिविजुअल कंट्रोवर्सी, पर्सन स्पेसिफिक काम की नहीं। कोरोना के केस बढ़ रहे हैं इसलिए शेयर मार्केट वापस गिर गया। भाई वो तो लॉजिक की बात है। चीन में जैक मा के बाद एक दूसरा बिजनेसमैन पॉनी मा, उस पर भी अब सरकार इन्वेस्टिगेशन कर रही है, हमारे लिए काम का नहीं। डिजिटल टैक्स या इक्विलाइजेशन लीवाई, ये नेटफ्लिक्स, गूगल एडवर्टाइजमेंट, फेसबुक एडवर्टाइजमेंट वगैरह कंपनियों पर जो भारत सरकार लगाती है। अब उसमें कुछ टेक्निकल केस में वो चीज़ नहीं लगेगी। ऐसे टेक्निकल नियम हमारी एग्जाम में काम के नहीं। बेसिक आइडिया हमको पता होना चाहिए, अच्छा ये होता है, किस पे माफ़ किया और ये वाले कंडीशन में लेंगे नहीं लेंगे, सब चीज़ हमारे लिए काम की नहीं। कि इंडियन आर्म ऑफ द फॉरेन ई कॉमर्स फर्म देन इट विल नॉट बी एप्लीकेबल। ये कुछ प्राइवेट मॉक टेस्ट वाले क्या करते हैं, ऐसे सीधे स्टेटमेंट कॉपी करते हैं, एंड फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इक्विलाइजेशन लेवाई। भाई UPSC के एग्जाम में, चार्टर्ड अकाउंटेंट की एग्जाम नहीं है कि ऐसे वो रैंडमली कुछ भी उठा के पूछे। पेज 18, स्पोर्ट्स। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF, उसका राइफल और पिस्टल शूटिंग का कार्यक्रम वर्ल्ड कप दिल्ली में हो रहा है। अभी उसमें ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और चिंकी यादव को गोल्ड मिला वगैरह, अच्छी बात है। लेकिन एक हद से ज़्यादा ये सब कॉस्ट बेनिफिट विल बी पुअर, क्योंकि इसमें मित्रों क्या होता है कि ये राइफल और पिस्टल शूटिंग में भी अलग कि 100 मीटर का, 50 मीटर का, ये वो, तो वो सारी मैट्रिक्स हम याद करके जाएं और उसमें से क्या पूछे, एक हद से ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं रहता। तो ये था गुरुवार का न्यूज़पेपर।